नमस्ते दोस्तों, बैंकर्स ऑफिसर कट्टा पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एंड एमएसएमई इन द इंडियन इकोनॉमी। दोस्तों, अगर आप बैंकर्स ऑफिसर कट्टा चैनल पे नए हो तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो के बारे में जो भी आपका फीडबैक है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इसके अलावा बैंकर्स ऑफिसर कट्टा डेली बैंकिंग एंड फाइनेंस अपडेट्स भी प्रोवाइड करता है। हमारा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक शेयर की है। उस लिंक के द्वारा आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रायोरिटी सेक्टर एंड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके बारे में आपको एग्जाम में 1 से 2 मार्क के लिए क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रायोरिटी सेक्टर होता क्या है? प्रायोरिटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसके डेवलपमेंट के बिना अपना देश आगे बढ़ नहीं सकता है, देश की तरक्की नहीं हो सकती है। प्रायोरिटी सेक्टर में कौन सी एक्टिविटीज़ होती है इसके बारे में आपको इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। ANBC, CE, OBE इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ANBC एंड CE OBE क्या होता है ये डिटेल में आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। शायद ही कोई वीडियो में या लेक्चर सेशन में आपको इन डेप्थ डिटेल बताया गया होगा, तो आपकी सारी कंसेप्ट इसमें क्लियर होने वाली है। तो हम प्रायोरिटी सेक्टर की डेवलपमेंट कैसे करते हैं? क्रेडिट बूस्ट देके, यानी कि लोन की सुविधाएं प्रोवाइड करके। हम लोन की सुविधाएं किसे प्रोवाइड करते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हो गया। तो उसी तरह से MSME सेक्टर का भी डेवलपमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि MSME सेक्टर क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट ड्राइवर है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनोवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। एग्रीकल्चर सेक्टर या प्रायोरिटी सेक्टर के बाद एक सेकेंड ऐसा सेक्टर है जो हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है अपने इंडिया में। MSME का भी डेवलपमेंट करना ज़रूरी है। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या है इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। मोरारजी देसाई जो थे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने एक लोकसभा में स्टेटमेंट दिया था कि प्रायोरिटी सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ या एक्सपोर्ट्स हो गया, इन सेक्टर को जो टोटल बैंक क्रेडिट है या बैंक लेंडिंग है उसमें सही मात्रा में शेयर नहीं मिल रहा है, इस सेक्टर्स को लेंडिंग नहीं हो रही है। तो उस टाइम पे फर्स्ट टाइम प्रायोरिटी सेक्टर फ्रेज यूज़ किया गया और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टर्मिनोलॉजी कॉइन की गई। तो उसके बाद क्या हुआ? एज पर बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 1967 सोशल कंट्रोल किया गया बैंक के ऊपर, क्योंकि उसके पहले बैंक के ऊपर कोई सोशल कंट्रोल नहीं था, यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग या किस मात्रा में कितने % पे प्रायोरिटी सेक्टर को लेंडिंग करनी है इसके बारे में कोई गाइडलाइन नहीं थी। मोरारजी देसाई जी ने फर्स्ट टाइम लोकसभा में स्टेटमेंट दिया कि एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड एक्सपोर्ट जो ऐसे प्रायोरिटी सेक्टर हैं उसको सही मात्रा में बैंक क्रेडिट या बैंक लेंडिंग में शेयर मिलना चाहिए। तो उस टाइम पे प्रायोरिटी सेक्टर जो है फर्स्ट टाइम फ्रेज कॉइन किया गया और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में बोला गया। तो 1968 में क्या हुआ? नेशनल क्रेडिट काउंसिल जो थी उन्होंने कमर्शियल बैंक को उनकी जो लेंडिंग है, प्रायोरिटी सेक्टर की जो लेंडिंग है वो बढ़ाने के लिए उन्होंने गाइडलाइंस जारी की। एग्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जैसे प्रायोरिटी सेक्टर थे उस टाइम पे, तो 1968 में नेशनल क्रेडिट काउंसिल ने कमर्शियल बैंक को एडवाइस किया, इंस्ट्रक्ट किया कि आपको प्रायोरिटी सेक्टर जो है उसमें लेंडिंग बढ़ानी है। तो प्रायोरिटी सेक्टर में कौन से सेक्टर होते हैं जो अपने मेजर पार्ट ऑफ पॉपुलेशन जो होती है उसको ट्रेमेंडसली इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे कि जो मैंने कहा बेसिक नीड्स जो होती है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हो गया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जो कि बेसिक नीड्स अपने पब्लिक को मुहैया कराती है, ऐसे सेक्टर जो होते हैं प्रायोरिटी सेक्टर्स होते हैं। RBI ने 4 सितंबर 2020 को PSL की गाइडलाइन रिवाइज की और उसमें क्या इंक्लूड किया? Loans to startups up to 50 crore, loan to farmers for installation of power plants for solarization of grid connected water pumps, loans for compressed biogas plants। तो अब तक हमने क्या देखा? प्रायोरिटी सेक्टर का डेवलपमेंट करना ज़रूरी है देश की तरक्की करने के लिए। तो प्रायोरिटी सेक्टर
में कौन सी कैटेगरीज आती है? फर्स्ट कैटेगरी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या आता है? क्रॉप लोन्स इंक्लूडिंग लोन्स फॉर ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़, लोन्स टू डेयरी, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, बी कीपिंग एंड सेरिकल्चर। इसके अलावा लोन्स टू एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रायोरिटी सेक्टर में आता है। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है? लोन्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज़ लाइक वेयर हाउस, मार्केट यार्ड्स, गोडाउन्स, और सॉइल कंजर्वेशन एंड वाटरशेड डेवलपमेंट, प्लांट टिश्यू कल्चर एंड एग्रीबायोटेक्नोलॉजी, सीड प्रोडक्शन। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर में आता है। और सेकंड कैटेगरी कौन सी है? एमएसएमई। एमएसएमई क्या है? अप टू 50 करोड़ जो लोन्स होते हैं स्टार्टअप के लिए, वो एमएसएमई के अंडर आते हैं। थर्ड कैटेगरी एक्सपोर्ट क्रेडिट। एक्सपोर्ट के लिए जो लोन दिए जाते हैं, जो बैंक लेंडिंग होता है, वो प्राइवेट सेक्टर में आता है, लेकिन अप टू सर्टेन लिमिट्स, 40 करोड़ पर बोरोवर, ये ध्यान में रखिए। फोर्थ कैटेगरी है एजुकेशन। एजुकेशन में क्या आता है? अप टू 20 लाख जो लोन दिए जाते हैं, बैंक लेंडिंग होता है बैंक में, वो प्राइवेट सेक्टर कैटेगरी में आता है। 20 लाख से ना वो जो लोन एजुकेशन लोन में आएंगे वो प्राइवेट सेक्टर में काउंट नहीं किए जाएंगे। फिफ्थ कैटेगरी है हाउसिंग। अप टू सर्टेन लिमिट्स हाउसिंग लोन में जो बैंक लेंडिंग होती है, जो लोन दिए जाते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में काउंट किए जाते हैं, लेकिन वो लिमिट क्या है? अप टू 35 लैक्स इन मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स एंड 25 लैक्स इन अदर सेंटर जो लोन दिए जाते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में काउंट किए जाते हैं। और सिक्स कैटेगरी कौन सी है? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। स्कूल्स, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ के लिए जो लोन दिए जाते हैं अप टू 5 करोड़ पर बोरोवर, वो प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में काउंट किए जाते हैं। उसके अलावा हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ होती है अप टू 10 करोड़ पर बोरोवर, वो भी प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में कंसिडर की जाती है। सेवन्थ कैटेगरी रिन्यूएबल एनर्जी। इसमें क्या आता है? सोलर बेस्ड पावर जनरेटर्स, बायोमास बेस्ड पावर जनरेटर्स, विंड मिल्स हो गया। उसके अलावा स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम जो होती है या रिमोट विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, वो क्या आता है? रिन्यूएबल एनर्जी में आता है। तो जो लोन दिए जाते हैं अप टू लिमिट ऑफ 30 करोड़ पर बोरोवर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, वो प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं। और सबसे लास्ट कैटेगरी वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन में क्या आता है? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। मार्जिनल फार्मर्स मतलब फार्मर्स विथ लैंड होल्डिंग ऑफ अप टू 1 हेक्टर्स, एंड स्मॉल फार्मर्स मतलब फार्मर्स विथ लैंड होल्डिंग ऑफ मोर देन 1 हेक्टर टू 2 हेक्टर्स। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स भी वीकर सेक्शन में आते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गया, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हो गया, इंडिविजुअल वुमन बेनिफिशरीज अप टू RS 1 लाख पर बोरोवर जो लोन दिए जाते हैं इंडिविजुअल वुमन को, वो भी वीकर सेक्शन में आते हैं। दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग के जो टारगेट्स होते हैं बैंक्स को, वो ANBC एंड CEOBE को लिंक रहते हैं। तो ANBC एंड CEOBE के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो ANBC क्या होता है? उसका फुल फॉर्म है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। बैंक ने जो लेंडिंग किया है, जो लोन्स दिए हैं और जो इन्वेस्टमेंट किया है, उसे हम क्या कहते हैं? रफली ANBC। तो नेट बैंक क्रेडिट क्या होता है? बैंक क्रेडिट इन इंडिया माइनस बिल्स रिडिस्काउंटेड विद RBI एंड अदर अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो बैंक क्रेडिट में क्या आता है? जैसे ओवरड्राफ्ट लोन्स हो गए, टर्म्स लोन्स हो गए, कैश पेमेंट्स हो गया। उसके अलावा बिल परचेस्ड एंड बिल डिस्काउंटेड। तो बिल परचेस्ड क्या होता है? जब कोई बैंक कंपनी को लोन देता है तो उसके अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ लेता है, जैसे मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टीज़ हो गया। तो बिल परचेस के केस में क्या होता है? कंपनी प्रॉपर्टी या कोई सिक्योरिटी मॉर्गेज देने के बजाय बिल्स बैंक्स को देता है एज अ सिक्योरिटी, इस टर्म्स एंड कंडीशन पे कि ब्याज समेत जो लोन्स लिया है वो हम स्टैप्युलरी टाइम में उसको रिपेमेंट करेंगे। तो इसे क्या कहते हैं? बिल परचेस्ड। और बिल्स डिस्काउंटेड क्या होता है? मान लो किसी शॉपकीपर ने उसके कस्टमर को सामान बेचा है इस कंडीशन पे कि कुछ टाइम के बाद उसे बाद में रिपेड करेगा। तो अगर शॉपकीपर को उसके टाइम के पहले अगर उसे पैसा चाहिए तो क्या करता है? बैंक के पास जाता है और उन्हें वो बिल्स देता है। तो बैंक क्या करता है? जितना बिल पे जो अमाउंट है उतना उसे लोन नहीं देता है, उसमें मार्जिन रख के उसको लोन देता है। तो मार्जिन क्यों रखता है? एज ए इंटरेस्ट वो सर्व करने के लिए या इंटरेस्ट के पर्पज़ के लिए वो उतना मार्जिन काट के उसे लोन देता है। तो मार्जिन जो काटा है उसे क्या कहते हैं? बिल डिस्काउंटिंग। और दूसरी एक टर्मिनोलॉजी है बिल्स रिडिस्काउंटेड। तो बिल रिडिस्काउंटेड क्या होता है? तो जैसे आपने देखा, शॉपकीपर बैंक के पास आया बिल्स लेके, और बैंक ने क्या किया?
मार्जिन काट के उसको लोन दिया उसे हम कहते हैं बिल डिस्काउंटिंग। और अब शॉपकीपर बैंक को पैसा कब देगा? जब उसका कस्टमर उसे पैसा देगा। अगर बैंक को स्टैप्यूलेटेड टाइम के पहले अगर पैसा चाहिए तो क्या करेगा? आरबीआई या अदर किसी बैंक के पास जाएगा बिल्स लेके, क्या करने के लिए? बिल्स रीडिस्काउंटिंग के लिए। तो ये क्या हो गया? बिल्स रीडिस्काउंटिंग। तो नेट बैंक क्रेडिट क्या होता है? टोटल बैंक क्रेडिट इन इंडिया माइनस बिल्स रीडिस्काउंटेड विद आरबीआई और अदर अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो बिल रीडिस्काउंटिंग टोटल बैंक क्रेडिट या टोटल बैंक ने जो लोन दी है कस्टमर को उसमें से माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि बिल रीडिस्काउंटिंग जो होता है वो बैंक के क्रेडिट में नहीं आता है, बैंक के डेबिट में आता है। क्योंकि एक आरबीआई से हमने एक तरह का लोन लिया है, तो जो हमने जो लोन्स दिए हैं उसमें से हमने जो लोन लिया है वो माइनस करेंगे, तो क्या आ गया? नेट बैंक क्रेडिट। तो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट में क्या आता है? लोन्स प्लस इन्वेस्टमेंट। तो नेट बैंक क्रेडिट के बारे में हमने देखा, यानी कि लोन्स के बारे में देखा। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट्स इन नॉन एसएलआर कैटेगरीज अंडर एसटीएम कैटेगरी प्लस अदर इन्वेस्टमेंट्स एलिजिबल टू बी ट्रीटेड एज प्रायोरिटी सेक्टर। तो नॉन एसएलआर कैटेगरीज अंडर एसटीएम कैटेगरी क्या होता है? हमें पता है जब कोई बैंक कस्टमर्स को लोन देता है तो फ्यूचर कॉन्टिजेंसीज को मिटिगेट करने के लिए उसे जो इक्विवेलेंट अमाउंट पे डिपॉजिट्स मेंटेन करने पड़ता है लिक्विड असेट्स में। तो लिक्विड असेट्स क्या होते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गया, बॉन्ड्स हो गए या गोल्ड्स हो गए। तो ये क्या कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम क्या उसे क्या करते हैं? लिक्विड असेट। तो ये जो प्रिस्क्राइब रेशो जो होता है लिक्विड इन्वेस्टमेंट टू डिपॉजिट, उसे हम क्या कहते हैं? एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो नॉन एसएलआर इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं? Investing in various capital market instruments such as stock and bonds issued by public and private sector companies, commercial papers, investment in mutual fund scheme। तो ये क्या नॉन एसएलआर इन्वेस्टमेंट्स हो गए। हेल्ड टू मैच्योरिटी या एसटीएम क्या हो गया? द इन्वेस्टमेंट्स विच रिमेन फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड दैट इज टिल द मैच्योरिटी एंड ऑल्सो द इन्वेस्टमेंट दैट हैव फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल पेमेंट्स। एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट क्या हो गया? नेट बैंक क्रेडिट प्लस इन्वेस्टमेंट इन नॉन एसएलआर कैटेगरीज। तो अभी हमने देखा नॉन एसएलआर कैटेगरीज कौन सी है। फर्स्ट हमने देखा नेट बैंक क्रेडिट। तो नेट बैंक क्रेडिट क्या होता है? टोटल बैंक क्रेडिट इन इंडिया माइनस बिल्स रीडिस्काउंटेड विद आरबीआई। तो रफली एनबीसी क्या है? लोन्स प्लस इन्वेस्टमेंट्स। दूसरी कंसेप्ट क्या है? सीईओबीई, क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर क्या होता है? एक असेट और लायबिलिटीज़ होती है जो कंपनीज के बैलेंस शीट पे अपीयर नहीं होती, इसमें लोन्स या डिपॉजिट नहीं होते, लेकिन सीईओबी क्या करता है? फी इनकम जनरेट करता है। तो इसमें क्या आता है? नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटीज जैसे एलजी, एलसी, लेटर ऑफ गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट ऑफ क्लाइंट हेल्ड बाय इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग के टारगेट डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में डिवाइड कर दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स, फॉरेन बैंक्स विद 20 ब्रांचेस एंड अबव के लिए प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग के टारगेट क्या होते हैं? टोटल प्राइवेट सेक्टर के लिए टारगेट क्या होता है? 40% ऑफ एनबीसी और सीईओबी विच एवर इज हायर। एनबीसी और सीईओबी में से जो हायर होगा उसका 40% जो होता है टोटल प्राइवेट सेक्टर के लिए टारगेट एलोकेट किया जाता है। उसके अलावा एग्रीकल्चर कैटेगरीज के लिए 18% ऑफ एनबीसी और सीओबी विच एवर इज हायर, आउट ऑफ विच टारगेट ऑफ 10% इज प्रिस्क्राइब फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए 7.5% ऑफ एनबीसी और सीओबी उसमें से जो भी हायर है वो अलोकेट किया गया है। वीकर सेक्शन जो है उसके लिए 12% ऑफ एनबीसी और सीओबी विच एवर इज हायर ये टारगेट अलोकेट किया गया है। और फॉरेन बैंक्स विद लेस देन 20 ब्रांचेस, तो अभी हमने ये जो टारगेट देखा डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स के लिए देखा एंड फॉरेन बैंक्स विद 20 ब्रांचेस एंड अबव के लिए टारगेट एलोकेट किया गया है पीएसएल का। फॉरेन बैंक्स विद लेस देन 20 ब्रांचेस के लिए टारगेट क्या है? टोटल प्रायोरिटी सेक्टर के लिए 40% ऑफ एनबीसी और सीओबी विच एवर हायर ये सेम है, आउट ऑफ विच 32% कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लेंडिंग टू एक्सपोर्ट्स। फॉरेन बैंक्स विद लेस देन 20 ब्रांचेस के लिए 32% जो है 40 में से एक्सपोर्ट्स के लिए लेंडिंग करना है और 8% जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए लेंडिंग करना है। एग्रीकल्चर, माइक्रो एंटरप्राइजेस, एडवांस टू वीकर सेक्शन प्राइवेट सेक्टर टारगेट्स एप्लीकेबल नहीं है। फॉरेन बैंक्स विद लेस देन 20 ब्रांचेस। तो आरआरबीज के लिए, रीजनल रूरल बैंक्स के लिए प्राइवेट सेक्टर के टारगेट्स क्या हैं? 75% ऑफ एनबीसी और सीओबी विच एवर इज हायर। हाउएवर
Lending to medium enterprises, social infrastructure and renewable energy shall be reckoned for priority sector achievement only up to 15% of ANBC. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, मीडियम एंटरप्राइजेस के जो टारगेट्स हैं अप टू 15% ही ANBC के काउंट किए जाएंगे 75% में से। उसके अलावा एग्रीकल्चर के लिए 18% ऑफ ANBC और COB विच इज हायर, आउट ऑफ विच टारगेट ऑफ 10% इज प्रिस्क्राइब फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जो कि डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक एंड फॉरेन बैंक्स विद 20 ब्रांचेस एंड अबव से सिमिलर है। RRBs का एग्रीकल्चर का टारगेट। माइक्रो एंटरप्राइजेस का टारगेट RRBs के लिए कितना है? सेम है 7.5% ऑफ ANBC और COB विच इज हायर। एडवांसेस टू वीकर सेक्शन 15% ऑफ ANBC और COB विच इज हायर। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के टारगेट्स क्या हैं? 75% ऑफ ANBC और COB विच इज हायर। एग्रीकल्चर के सेम टारगेट है 18% ऑफ ANBC और COB विच इज हायर। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए सेम टारगेट्स है 10% आउट ऑफ 18%। माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए 7.5% टारगेट है। वीकर सेक्शन के लिए भी 12% टारगेट है ANBC और COB विच इज हायर। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का सेशन आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरीज या डाउट्स आज के सेशन के बारे में हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा हो तो आपके दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ बिल्कुल शेयर कीजिए। बैंकर्स ऑफिसर कट्टा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।